हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सिक्स नेपोलियंस, रिटन बाय आर्थर कोनान डॉयल। इट्स अ डिटेक्टिव स्टोरी जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स, जो कि डिटेक्टिव स्टोरीज में ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। हम इसका जो प्रीवियस वीडियो था, इससे पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हम ऑलरेडी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। एग्जैक्टली क्या होता है उस चैप्टर में, लाइन बाय लाइन हम समझ चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी, सो दैट एक रिकैपिचुलेशन हो जाए, फॉलोड बाय द क्वेश्चन आंसर्स व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। Inspector Lestrade of Scotland Yard brings Holmes a mysterious problem about a man who shatters plaster busts of Napoleon. Inspector Lestrade, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड से बिलोंग करते हैं, वो शर्लॉक होम्स के पास आते हैं एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम लेके, जहां एक आदमी है जो नेपोलियन के बस्ट को शैटर कर रहा है, तोड़ रहा है। One was shattered in Moses Hudson's shop. तो पहला जो प्लास्टर बस्ट है वो कहाँ तोड़ा गया था? मोसेस हडसन की शॉप पे, जो कि एक रिटेलर है जो कि स्टैच्यूज और पिक्चर्स जो होते हैं उन्हें बेचते हैं। एंड टू अदर्स सोल्ड बाय हडसन टू अ डॉक्टर बानीकट। तो पहला तो इनके घर पे टूट गया, दूसरा इस रिटेलर ने इन कस्टमर को बेचा था डॉक्टर बानीकट को। दो नेपोलियन के स्टैच्यूज बेचे थे। एक डॉक्टर बानीकट ने अपने घर में रखा था और दूसरा अपने क्लिनिक में रखा था जहां वो प्रैक्टिस करते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय हडसन टू अ डॉक्टर बानीकट, was smashed after the doctor's house and branch office had been burgled। तो ये दोनों में जो है चोरी हुई थी, जहां पे उस नेपोलियन बस्ट के अलावा कुछ नहीं लिया गया, nothing else was taken। अब ये जो फॉर्मर केस है, यहाँ लिखा है इन द फॉर्मर केस द बस्ट वाज टेकन आउटसाइड बिफोर बीइंग ब्रोकन। फॉर्मर केस मतलब जब डॉक्टर के घर पे जब चोरी हुई थी तो उनके घर पे नहीं तोड़ा गया, घर से बाहर लेके जाके तोड़ा गया था उस बस्ट को। The next day, Lestrade calls Holmes to a house where there has been yet another bust shattering, but there has also been a murder. Next day, Lestrade जो है वो होम्स को इन्फॉर्म करते हैं और बोलते हैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पे आने के लिए। वहां पे भी एक नेपोलियन बस्ट को शैटर किया गया है, बट एट द सेम टाइम वहां एक मर्डर हुआ है। Mr. Horace Harker found the dead man on his doorstep after investigating a noise. So Mr. Horace Harker, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनको एक जोर से आवाज आती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए when he goes to the main door of his house, he finds a dead man. His Napoleon bust was also taken by a burglar entering through a window. उनका भी जो नेपोलियन बस्ट है वो भी चुरा लिया गया था। It too was from the same mold, और वो भी सेम एग्जैक्टली वैसा ही नेपोलियन बस्ट था जैसे बाकी के पहले तीन थे। Also, a photograph of a rather apish looking man is found in the dead man's पॉकेट। और जो डेड मैन के जो पॉकेट है उसमें से एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें एक आदमी की फोटो है, who looks like apish। The fragments of Harker's bust are in the front garden of an empty house up the street. Holmes concludes that the burglar wanted to see what he was doing. अब ये जो यहाँ से चुराया गया है, हॉरेस हार्कर के घर से जो नेपोलियन बस्ट चुराया गया था, उसको थोड़ा आगे लेके जाके एक एम्प्टी हाउस के सामने तोड़ा गया। और शर्लॉक होम्स बताते हैं कि उसने ये इसीलिए यहाँ पे तोड़ा बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है, और ही वॉन्टेड टू सी कि जब तोड़ने के बाद मे बी ही वॉन्टेड टू सी द समथिंग इनसाइड और एनीथिंग, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आके तोड़ा था जो भी चोर था। Holmes interviews the two shopkeepers who sold the bus and finds out whom they were sold to and where they were made, Gelder and Company। तो होम्स जो है दोनों शॉपकीपर्स को, जो मोसेस हडसन है और जो दूसरे हैं, उन दोनों से वो दोनों का इंटरव्यू करते हैं। और वहां पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ये बस्ट बने कहाँ थे, मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुए थे, विच इज गेल्डर एंड कंपनी। A couple of his informants also recognized the apish man as Beppo, an Italian immigrant. So कुछ उनके जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो ये भी बताते हैं कि जो फोटोग्राफ जिस बंदे का है उसका नाम है बेपो, वो एक इटालियन पर्सन है, हु इज अ स्कल्प्टर।
He even worked in the shop where the first bust was broken. जहाँ पे पहला बस्ट तोड़ा गया था मोसेस हडसन की शॉप पे, वहाँ पे उन्होंने काम भी किया था. Having left his job there only 2 days earlier, और 2 दिन पहले उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ा था. Holmes goes to Gelder and Company and finds out that the bursts were part of a batch of 6. So Holmes जब Gelder and Company में जाता है तब वहाँ उन्हें पता चलता है कि सेम मोल्ड के 6 बस्ट क्रिएट किए गए थे. He recognizes Beppo's picture and he describes him as a rascal. He was imprisoned for a street fight stabbing a year earlier but has also likely been released now. फिर वहाँ के जो शॉप के ओनर होते हैं वो बेपो को पहचान लेते हैं, उनको बोलते हैं कि ये एक बहुत बुरा आदमी था, मेरी शॉप को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने किसी को नाइफ से स्टैब कर दिया था और उसके बाद पुलिस आ गई थी और इनको 1 साल की सज़ा हो गई थी एंड बाय नाउ वो रिलीज हो चुके होंगे. He once worked at Gelder and Company but now has been back. His cousin still works there. फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये एक टाइम पे गिल्डर एंड कंपनी में काम किया करते थे लेकिन अब he has left. इनके कज़न अभी भी यहाँ पे काम करते हैं. That evening, Lestrade brings news that the dead man has been identified as Pietro Venusi. उस इवनिंग को लेस्ट्रेड जो है वो उन्हें बताते हैं कि जो आदमी है जिसकी डेथ हो गई है, मतलब जिसका मर्डर कर दिया गया है, उसका नाम है पिएट्रो वेन्यूकी. Holmes invites Dr. Watson and Lestrade to join him outside a house. Beppo shows up, enters the house and comes back out of the window minutes later with a Napoleon bust which he proceeds to shatter. They pounce and Beppo is arrested. अब Holmes जो है Dr. Watson और Lestrade को बोलते हैं एक घर के बाहर आने के लिए, मिलने के लिए बोलते हैं, और जब वो वहाँ वेट कर रहे होते हैं छुप के, तब Beppo वहाँ पे आता है, वो घर के अंदर एंटर करता है, विंडो के थ्रू जाता है, फिर वो विंडो के थ्रू ही बाहर आता है, उसके हाथ में नेपोलियन की बस्ट है, वो उसे वो उसको तोड़ देता है, उसको हिट करता है. तब तक जो है शर्लॉक होम्स, वॉटसन और लेस्ट्रेड जाके उसको अरेस्ट कर लेते हैं. The mystery is at last laid bare after Holmes offers 10 pounds to the owner of the last existing bust and smashes the bust. अब मिस्ट्री तब ओपन होती है जब अब ये जो 6 नेपोलियन बस्ट थे इसमें से 5 स्मैश हो चुके हैं, 5 शैटर हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा होता है. तो जो शर्लॉक होम्स होते हैं वो उस पर्सन को बुलाते हैं जो ओनर होता है उसको 10 पाउंड देते हैं और उससे वो खरीद लेते हैं. एंड देन ही स्मैशेस द बस्ट. उसके बाद मिस्टर वॉटसन और मिस्टर लेस्ट्रेड के सामने वो उसको बस्ट को तोड़ देते हैं. अमंग द प्लास्टर शर्ट्स इज अ जेम, द ब्लैक पर्ल ऑफ द बॉर्जियस व्हिच हैड डिसअपीयर्ड. और उन प्लास्टर के बीच में से एक ब्लैक पर्ल मिलता है जो कि एक्चुअली किसको बिलोंग करता है, बॉर्जियस को, वहां की प्रिंसेस से उसे चुराया गया था. Suspicion had fallen on the owner's maid, the dead man's sister. और उस वक्त चुराया किसने था, वहां पे उधर की एक मेड ने चुराया था जो इटालियन थी, जिसका भाई कौन था, पिएट्रो, जिसका मर्डर हो चुका है. Beppo somehow got the pole from Pietro Venucci and hid it inside a still soft plaster burst at the factory where he worked. Beppo ने किसी तरीके से उनसे वो ब्लैक पर्ल चुरा लिया था और जाके जब पुलिस उनका पीछा कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, उसको वो प्लास्टर का जो बस्ट था, एक प्लास्टर के बस्ट में होल करके उसे छुपा के उसको वापस से उसको करेक्ट कर दिया था. After serving his 1-year sentence, he sought to retrieve the hidden pearl. 1 साल की सजा काटने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है वो जो ब्लैक पर्ल को मैं वापस पा लूंगा. He found out from his cousin who bought the busts and proceeded to seek the bust out. वहां पे गेल्डर एंड कंपनी में जो उनका कजन काम करता था उससे उन्हें पता चला कि किन लोगों ने ये बस्ट खरीदा है. फिर वहां जाने के बाद उनने उन लोगों के साथ काम किया, उसको बस्ट को ढूंढा और उनको स्मैश कर लिया टू फाइंड आउट द ब्लैक पर्ल. लेकिन मिला उसे नहीं, मिला किसे, शर्लॉक होम्स को, बिकॉज ही सॉल्व द मिस्टीरियस केस जस्ट लाइक ऑलवेज. So this was the summary. Even the summary was long, right? But it is important to understand. If you have not read the entire chapter, even if you have read the summary, you will be able to answer a lot of questions. Now moving forward to the question and answers. Arrange the sentences in the order of the events in the story. अब आपको यहाँ पे ये sentences दिए हुए हैं. There are around how many sentences? 8 sentences. Yeah? Yes, there are around 8 sentences. इनको आपको करना क्या है, ये पूरे मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिए हुए हैं, कुछ भी कोई पहला दिया हुआ है, कुछ बाद में दिया हुआ है, तो आपको एज पर द स्टोरी इसको पूरा अरेंज करना है. नाउ इसमें आपको सारे क्वेश्चंस दिख नहीं रहे हैं, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू शो यू द आंसर. आप अपनी बुक में मार्क कर लो.
The shop of Moses Hudson in Kennington Road was burgled. This is number 1. Dr. Barnicot found his house burgled during the night, but nothing was missing except the bust of Napoleon. Next, second कहाँ हुआ था? Dr. Barnicot. This is your second point. Third point is the third bust was found in the front garden of an empty house in Camden House Road, broken into fragments. तो ये क्या हो गया आपका? थर्ड पॉइंट हो गया. Holmes and Lestrade made their way to Gelder and Company. फिर ये लोग कहाँ गए थे? Gelder and Company गए. ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट. अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? मिस्टर सैनफोर्ड ऑफ रीडिंग ब्रॉट द बस्ट ऑफ नेपोलियन विच होम्स हैड आस्क्ड फॉर. तो मिस्टर सैनफोर्ड उनके लिए फाइनल जो लास्ट वाला होता है बस वो लेके आते हैं. होम्स फाउंड द ब्लैक पर्ल ऑफ द बॉर्जियास एंड द ब्रोकन पीसेस ऑफ द नेपोलियन बस्ट. होम जब उसको तोड़ता है तो उसमें से उनको वो बॉर्जियस का ब्लैक पर्ल मिलता है. Beppo had made a hole in the wet plaster, dropped in the pearl and covered it again. तब वो एक्सप्लेन करते हैं सबको कि बेपो ने एक वेट प्लास्टर में होल करके उस पोल को हाइड कर दिया था and he plastered it again. Beppo began to search for the bust once he was released from jail. और तब वो बताते हैं कि बेपो जो है उन्होंने जब हो गया उन्होंने पूरा छुपा दिया तब वो वापस उसको रिलीज होने के बाद वो ढूंढने लग जाता है. Now see, understand two things. अगर हम स्टोरी के हिसाब से जाएं तो ये दोनों पॉइंट्स लास्ट में आएंगे. क्यों? क्योंकि जब शर्लॉक होम्स ने बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा तब ये होता है. तो आप कंफ्यूज मत होना. आप इसको पहले लिखोगे तो वो गलत होगा क्योंकि इनिशियली इट्स अ मिस्टीरियस नॉवेल, राइट? इट्स अ मिस्टीरियस स्टोरी. ये पहले रिवील नहीं होगा. ओके, कूल. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आपको चैप्टर में से कुछ लाइंस दी हुई है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. On one such occasion, he confessed that he was quite confused by a case he was handling. It seems unimportant but cruel, very cruel. अब यहाँ पे ये सबसे पहली चीज बता दी है. On one such occasion, he confessed. एक ऐसे ही ओकेशन में उन्होंने बोला कि एक केस है मेरे पास जो मुझे बड़ा कंफ्यूज कर रहा है. ये किसने कहा था? पहला क्वेश्चन है हु इज बीइंग रेफर्ड टू एज ही, व्हाट वाज द ओकेशन. सो ही कौन है यहाँ पे? इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड. मिस्टर लेस्ट्रेड इज बीइंग रेफर्ड टू एज ही और ओकेशन क्या था? अ मिस्टीरियस प्रॉब्लम अबाउट अ मैन अकर्ड हु शैटर्ड प्लास्टर बस्ट ऑफ नेपोलियन. एक मिस्टीरियस प्रॉब्लम आई थी एक आदमी के बारे में जो नेपोलियन के बस्ट को शैटर कर रहा था, तोड़ रहा था. ओके, नेक्स्ट है one was shattered in Moses Hudson's shop and two others sold by Hudson to a Dr. Barnicot was smashed after a doctor's house and branch office had been burgled. यहाँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एक जो है मोसेस हडसन की शॉप पे जो है चुराया गया था और बाकी के दो जो कि हडसन ने डॉक्टर बार्निकोट को बेचे थे were smashed. कब? जब डॉक्टर का घर और उसका ब्रांच ऑफिस जो उसका क्लिनिक था दोनों बर्गल्ड हो गए, मतलब दोनों में चोरी हो गई थी. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What was the first case of burglary that had been reported? पहला केस कौन सा था? पहला केस क्या था? The first case of burglary happened in the shop of Morse Hudson. मॉसे हडसन कहाँ पे ये शॉप? कैनिंगटन रोड में थी. यहाँ हुआ था पहला केस जहाँ पे एक प्लास्टर बस्ट ऑफ नेपोलियन वॉज शैटर्ड इनटू फ्रैगमेंट्स. जहाँ पे क्या हुआ था? एक प्लास्टर बस्ट था नेपोलियन का जिसको फ्रैगमेंट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया था. ओके, अब सेकेंड केस क्या था? सेकेंड केस हुआ था डॉक्टर बार्निकोट के पास. द सेकेंड केस हैपेंड विद डॉक्टर बार्निकोट. अब इनके साथ क्या हुआ था? ही हैड बॉट टू बस्ट ऑफ नेपोलियन फ्रॉम मोसेस हडसन शॉप. उन्होंने मोसेस हडसन शॉप से दो नेपोलियन के बस्ट खरीदे थे. वन वॉज केप्ट एट हिज होम एंड अनदर एट हिज क्लिनिक. एक उनके घर पे रखा था, एक उनके क्लिनिक पे रखा था. द बर्गलर स्मैश्ड बोथ इनटू पीसेस. अब उनके दोनों ही जगह चोरी हुई और दोनों को जो बर्गलर था उसने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया. नेक्स्ट है what was queer about the case. Okay, about की spelling is awesome. ये यू हटा देते हैं हम, ठीक है. So what was so queer about the case? इस कोई केस के बारे में इतनी अजीब बात क्या थी? इतना strange, unusual क्या था? Lestrade considers the case of the 6 Napoleons queer because it doesn't fit in with his experience of crime.
अब जो लेस्ट्रेड थे उन्होंने बोला कि ये जो केस है ये लेस्ट्रेड थे, उन्होंने बोला कि ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और स्ट्रेंज है। क्यों? क्योंकि यूजुअली ये होता है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, चोरी करते हो तो यू वांट टू गेट समथिंग, या आप किसी का मर्डर करते हो विद अ रीजन। लेकिन यहाँ पे कोई था जो सिर्फ बस्ट को यूज मतलब लेके भी नहीं जा रहा था, तोड़ के जा रहा था। सो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट डिड नॉट फिट विथ हिज एक्सपीरियंस ऑफ क्राइम। जो उनकी क्राइम में एक्सपीरियंस है कि लोग कोई मोटिव के साथ करते हैं, यहाँ ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मोटिव। द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी माइट बी अ क्राइम। अब किसी जगह को तोड़ना, अगर आपने किसी जगह को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, वो क्राइम होता है। बट व्हेन द बर्गलर टारगेट्स ओनली बस्ट ऑफ नेपोलियन देन इट इंडिकेटेड दैट द पर्सन वाज अ ल्यूनेटिक रादर देन अ क्रिमिनल। लेकिन जब कोई इंसान जो है, और वो भी कोई बहुत महंगे एकदम कोई बहुत ज्यादा एंटीक चीजें नहीं थी, 10 पाउंड्स का एक सिंपल सा बस्ट है, अगर आप उसको तोड़ रहे हो तो इससे ये समझ में आता है कि शायद वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक का मतलब होता है आधा पागल इंसान। ओके, अब है सेकंड। I entered this room and found the windows open and noticed the bus was gone from the mantelpiece. I walked to the front doorstep and nearly fell over the dead man lying there. अब ये किसने बोला था? जब ये लोग हॉरेस हाकर के घर में गए थे, जहाँ पे ना सिर्फ एक बस्ट को चुरा के तोड़ दिया गया था, बट ऑल्सो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे एक डेड मैन मिला था, एक मैन की डेड बॉडी मिली थी। उसने क्या बोला था? आई एंटर्ड दिस रूम एंड फाउंड द विंडोज ओपन। और मैंने क्या देखा था कि बस नहीं था वहां पे, क्योंकि ये बस कहाँ तोड़ा गया था, थोड़ा आगे जाके एक एम्प्टी हाउस के सामने तोड़ा गया था। और फिर जब मैं बाहर जा रहा था, फ्रंट डोर के स्टेप पे जा रहा था, तब मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा, क्योंकि यहाँ पे एक डेड बॉडी थी। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हु इज द स्पीकर इन द एक्सट्रैक्ट? कौन है? मिस्टर हॉरेस हाकर। हाउ लॉन्ग अगो हैड ही बॉट द बस्ट? अब उसमें ये भी लिखा था कि कितने महीने पहले उन्होंने ये खरीदा था, तो ही हैड बॉट इट 4 months ago। तो दोनों आंसर्स बड़े इजी हैं। मिस्टर हॉरेस हाकर इज द स्पीकर इन दिस एक्सट्रैक्ट। He picked up the bust around 4 months ago. कितने महीने पहले? 4 months. Describe the murdered man. Who did it turn out to be? अब हमें ये बताना है कि ये जो murdered man था वो कैसा दिखता था, उसका physical appearance बताना है। उसके अलावा हमें ये भी बताना है ये था कौन। So the murdered man was a tall, sunburned, strong man, not more than 30. तो ये एग्जैक्टली हमने बुक का लिया हुआ है कि वो टॉल था, सनबर्न था, स्ट्रॉन्ग मैन था, 30 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होगा। ही वॉज पुअरली ड्रेस्ड विदाउट एनी क्लू ऑफ आइडेंटिटी ऑन हिज क्लोथ्स। उसने बहुत ही खराब कपड़े पहने थे, प्लस उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी कि वो कौन है। अब ये कौन था? ही वॉज पियर्तो वेनुकी फ्रॉम नेपल्स हु लिव्ड इन द इटालियन क्वार्टर्स। ये कौन था? ये पियर्तो वेनुकी था जो कि नेपल्स से आया हुआ था और ये इटालियन क्वार्टर्स में रहता था। ही वॉज कनेक्टेड विद द माफिया एंड वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कटथ्रोट्स इन लंडन। वो माफिया से उसका कनेक्शन था और वो लंदन का सबसे बड़ा मर्डरर था कटथ्रोट्स में, मतलब ही वॉज वेरी फेमस। अब है क्वेश्चन, व्हाट वाज द मर्डर्ड मैन कैरिंग इन हिज पॉकेट्स? जो मर्डर्ड मैन था उसके पॉकेट में क्या क्या था? एक एप्पल था, लंदन का मैप था और एक फोटोग्राफ थी। तो हम लिखेंगे हिज पॉकेट्स हैड एन एप्पल, अ मैप ऑफ लंदन एंड अ फोटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द बस्ट फाउंड? अब ये जो बस्ट था ये कहाँ मिला था? इट वॉज फाउंड इन द फ्रंट गार्डन ऑफ एन एम्प्टी हाउस इन कैम्पडन हाउस रोड। उस घर से थोड़ा आगे जाके कैम्पडन हाउस रोड पे एक खाली घर था जिसके बाहर फ्रंट गार्डन पे वो जो बस था वो शैटर्ड मिला था। सो इट वाज फाउंड इन द फ्रंट गार्डन ऑफ एन एम्प्टी हाउस। कहाँ पे? इन कैम्पडन। यहाँ पे इन नहीं आएगा, ये आएगा ऑन। प्लीज मेक श्योर, क्योंकि कभी भी हम जब रोड की बात करते हैं तो हम बताते हैं ऑन दिस रोड, ऑन दैट रोड, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Before long, a lithe, dark figure sped up the garden path and vanished past the hall light. Who was the figure? तो ये जब लास्ट में मिस्टर वॉटसन, शेरलॉक होम्स और लेस्ट्रेड जो है जब वो फेंस के वहाँ पे छुप के वेट करते रहते हैं,
तब जोशिया, मिस्टर जोशिया जो है उनके घर के अंदर एक फिगर जाता है, नेपोलियन बस को चुराता है। तो वो पूरा जो सीन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और हमसे पूछा गया है हु वाज द फिगर, व्हाट डू यू नो ऑफ हिज बैकग्राउंड। सो ये फिगर किसका था? बेप्पो का था। द फिगर रिफर टू हियर इज ऑफ बेप्पो। अब बेप्पो के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। ही वॉज अ स्किलफुल स्कल्प्टर, वो एक बहुत अच्छा स्कल्प्टर था, मूर्तिकार था। He had been to jail twice, वो 2 बार जेल जा चुका था। Once for a petty theft, एक बार एक छोटी मोटी चोरी के लिए, and once for stabbing a fellow Italian, और एक बार अपने ही एक किसी fellow Italian को स्टैब करने के लिए, मतलब चाकू मारने के लिए। He was stubborn enough to answer any questions about the bust, और जब उसको पकड़ लिया गया था उसने कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। Where was he? Who else was there at that time? और जब ये चुरा रहा था तब वो था कहाँ पे? He was at Laburnum Lodge where he went to steal the Napoleon bust. कहाँ पे था वो? लेबर्नम लॉज पे था, जहाँ पे वो नेपोलियन बस्ट को चुराने के लिए गया था। अब उस वक्त वहां पे और कौन था? द अदर पीपल प्रेजेंट देयर वर द ऑक्यूपेंट्स ऑफ द हाउस। पहला जो लोग, जिन लोगों का भी घर था वो लोग थे। दूसरा मिस्टर शेरलॉक होम्स, मिस्टर लेस्ट्रेड एंड मिस्टर वॉटसन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई हैड ही कम टू दैट प्लेस, वो उस घर में आया क्यों था? He had come to that place to find the Napoleon bust, to steal it and then shatter it to see if the black pearl lied inside the bust. Yes, वो वहां क्यों गया था? To find the Napoleon bust. वो वहां पे उस नेपोलियन बस्ट को ढूंढने के लिए गया था ताकि वो उसको चुरा ले and then shatter it to see, और उसके बाद वो उसको तोड़ दे to see कि उसके अंदर वो ब्लैक पर्ल है या नहीं है। ओके, What happened immediately afterwards? जैसे ही उसने उसे shatter किया उसके तुरंत बाद क्या हुआ? Immediately after, he stole the Napoleon bust and was about to smash it when Holmes sprung on him and he was arrested by Lestrade. तो जैसे ही हुआ तो नेपोलियन बस उसने लिया और वो बस उसको स्मैश ही कर रहा था कि पीछे से लेस्ट्रेड आ गए, शर्लॉक होम्स आ गए, वॉटसन आ गए, उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और लेस्ट्रेड ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब आते हैं हमारा extract beats का last question. Holmes placed a 10-pound note on the table and asked him to sign a paper in our presence. It simply said that in return for the money, he transferred every possible right to the bust to Sherlock Holmes. अब होम्स ने क्या किया? एक 10-pound नोट टेबल पे रखा और उसको बोला कि भाई ये पेपर साइन करो, इसमें ये लिखा है कि इस 10 पाउंड के बदले तुम मुझे इस पर्टिकुलर बस्ट पे पूरा राइट दे रहे हो, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। Whom did Holmes buy the bust from? Now the first question is, उसने बस्ट किससे खरीदा था और उसने साइन क्यों करवाया? He bought the bust from Mr. Sandford of Reading. Remember this name, Mr. Sandford of Reading से उन्होंने last bust खरीदा था, 6th bust. He made him sign the agreement as he was about to smash it. और उन्होंने ये agreement क्यों साइन करवाया? क्योंकि वो उसको तोड़ने वाले थे। Next question है, What did Holmes do next? What startling discovery was made? इसके बाद होम्स ने क्या करा और क्या डिस्कवरी हुई वहां पे? So Holmes spread a white cloth on the table. जैसे ही वो छोड़ के चला गया, साइन करके चला गया, होम्स ने एक टेबल पे व्हाइट कपड़ा बिछाया और उसके बाद उसके ऊपर क्या रखा? स्कल्प्ट, मतलब जो प्लास्टर बस्ट था उसको रखा। Place the bust on it, उसको रखा and stick it a hard blow on the head. उससे क्या हुआ? उसके बाद एक स्टिक से जोर से मारा तो वो जो पूरा जो था वो स्मैश हो गया। Among the shattered pieces, तो यहाँ पे हम एक करेक्शन करेंगे and stick it a hard blow on the head that smashed, ओके, SMSHED, दैट स्मैश द बस, जिससे वो बस जो था पूरा स्मैश हो गया। ओके, विल डू दिस लिटिल करेक्शन। अब जब among the shattered pieces of the plaster he finds a gem, the black pearl of the Borgias, which had disappeared from the Prince of Colna's bedroom. So यहाँ पे उस shattered pieces में उनको एक जेम मिलता है जो कि क्या है? ब्लैक पर्ल है बॉर्जियस का, जो कि डिसअपेयर हो गया था प्रिंस ऑफ कॉलनास के बेडरूम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द रेवलेशन मेड बाय होम्स दैट सॉल्व द केस। अब अपने वर्ड्स में बताओ कि होम्स ने क्या बताया जिससे केस पूरा सॉल्व हो गया। Holmes revealed that some time back the black pearl of the Borgias had disappeared from the Prince of Colna's bedroom. अब होम्स ने ये बताया कि कुछ टाइम पहले जो ब्लैक पर्ल था बोर्जियास का, ये प्रिंस ऑफ कोलनास के बेडरूम से गायब हो गया था। सस्पिशन हैड फॉलन ऑन द ओनर्स मेड। सस्पिशन मतलब अब शक किस पे गया? वहां पे उनकी जो मेड थी उस पे। द डेड मैन सिस्टर, और ये कौन थी? पियतो की सिस्टर थी। Beppo somehow got the pearl from Pietro Venucci and hid it inside a still soft plaster burst at the factory where he worked. अब बेपो जो था उसने किसी तरीके से पियतो से वो ब्लैक पर्ल ले लिया, और जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तब ही वेंट टू द फैक्ट्री जहाँ पे वो काम करता था, और वहाँ पे एक थोड़ा गीला सा जो प्लास्टर रखा हुआ था उसने उसमें एक होल किया, उस पर्ल को उस पर छुपा के उसे वापस प्लास्टर कर दिया। After serving his 1-year sentence, he sought to retrieve the hidden pearl. फिर उसको 1 साल की सजा हो गई। जब उसने वो सजा काट ली तो वापस आया और वो पर्ल को ढूंढने लगा। He found out from his cousin who bought the bursts and proceeded to seek the burst out, smashing them one by one to find the pearl. जब वो वापस आ गया तो उसने अपने कजन से पता लगाया कि ये जो बर्स्ट थे किन्हें बेचे गए। फिर उसने वहां पे जाके एक एक बर्स्ट को चुराया, उनको तोड़ा, so that he can find the pearl. Now this was the mystery that Mr. Sherlock Holmes had revealed in this chapter. Okay? Next question. What previous crime did Holmes recall to solve the case? अब जब ये केस को वो सॉल्व करें तब वो एक और क्राइम के बारे में बात करते हैं। वो क्राइम है जहां पे बोर्जियस में ये जो ब्लैक पर्ल था इसे चुराया गया था। सो द प्रीवियस क्राइम वाज द थेफ्ट ऑफ अ ब्लैक पर्ल ऑफ द बोर्जियास दैट हैड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द प्रिंस ऑफ कोलोनास बेडरूम। ये हम बहुत बार अभी तक पढ़ चुके हैं, तो ये पहला वाला क्राइम था। ओके, इसका उन्होंने रेफरेंस लिया था। अब आते हैं हम थिंक एंड आंसर पे। Do you think an interesting detective story needs a criminal as clever as the detective? Was Beppo a clever criminal? Give reasons for your answer. तो तुम्हें क्या लगता है, अगर कोई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चाहिए तो डिटेक्टिव के साथ जो क्रिमिनल है उसको भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए ना, क्योंकि अगर क्रिमिनल ने बोला अरे वो मैं अपनी एक चाबी छोड़ आया था, और डिटेक्टिव ने बोला ये देखो ये मिल गई चाबी, ये रहा आपका क्रिमिनल, तो कितना ईजी हो जाएगा, क्या मजा आएगा, कुछ मिस्ट्री ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी में आपका अगर डिटेक्टिव स्ट्रांग है तो आपका क्रिमिनल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज, बेपो स्ट्रांग था या नहीं था? बेपो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव था और उसको पता था ये जो कोई भी इंसान प्लास्टर ऑफ मतलब एक मूर्ति के अंदर वो ब्लैक पर्ल नहीं ढूंढेगा, तो ही वॉज वेरी स्मार्ट टू डू दैट। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? Yes, an interesting detective story needs a criminal as clever as the detective, for the story will not be thrilling if the antagonist is not strong. क्योंकि स्टोरी थ्रिलिंग ही नहीं होगी, मजेदार ही नहीं होगी अगर उसमें जो विलन है, जो एंटागनिस्ट है, जो क्रिमिनल है वो स्ट्रांग नहीं होगा। And an easily solved case is of no interest to the readers. अगर कोई केस है जो easily solve हो गया तो रीडर्स को मजा ही नहीं आएगा। Beppo was indeed a clever criminal as he planned the crime in such a way that it was almost impossible for any person to understand the motive behind the crime. Beppo जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था। क्यों? क्योंकि उसने क्राइम को इस तरीके से प्लान किया कि कोई भी उसके मोटिव का पता ही नहीं लगा पाएगा। Connecting the dots between the burglaries and the theft of the black pearl was almost out of question. और वो जो वहाँ थेफ्ट हुआ था ब्लैक पर्ल का और इन ये जो प्लास्टर बर्ड्स को तोड़ने के, दोनों को चीज़ों को कोई कंपेयर करेगा ही नहीं, कोई इन डॉट्स को कनेक्ट करेगा ही नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन, दैट्स वाई ही वॉज लिटरली वेरी इंटेलिजेंट। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the elements of a detective story that can be identified from this chapter? तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं एक डिटेक्टिव स्टोरी के वो कौन कौन से होते हैं? पहला, द डिटेक्टिव मस्ट हैव ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सुपीरियर माइंड। डिटेक्टिव बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऑब्जर्वेशन पावर और उसका माइंड पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? द क्राइम मस्ट बी सिग्निफिकेंट, द सीमिंगली परफेक्ट क्राइम। क्राइम एकदम अलग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए और एकदम परफेक्ट क्राइम होना चाहिए जहां पे आप कुछ भी पता नहीं लगा पाओ। देन द क्रिमिनल मस्ट बी अ वर्दी ओपोनेंट, मतलब क्रिमिनल जो है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए।
the wrongly accused suspect or the wrong reason at whom circumstantial evidence points। और हमेशा क्या होता है, जब भी कोई मिस्टीरियस एक्टिविटी हो रही होती है या केस होता है, तो एक चीज होती है या एक इंसान होता है जिसमें हमें लगता है जरूर ये होगा, लेकिन वो नहीं होता, कोई और होता है। तो ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। All clues discovered by the detective must be made available to the reader। जब फाइनली आपकी जो पूरी स्टोरी है वो खत्म हो जाती है, जब आप मिस्ट्री को सॉल्व कर देते हो, तो एग्जैक्टली जो आपके पास प्रूफ हैं, जो क्लूज हैं, जिसके थ्रू आपने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल टू द रीडर। रीडर को हर कुछ पता लगाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस हाँ शर्लॉक होम्स ने सॉल्व कर दिया, अब कैसे किया आपने बताया ही नहीं। The solution must appear logical and obvious when the detective explains how the crime was solved। अब जो solution है वो एकदम logical होना चाहिए और obvious होना चाहिए। ये नहीं कि अचानक से आपने बोला कि पेड़ से उन्होंने निकाला था, हवा से टपका था, ऐसा नहीं होना चाहिए। Logical होना चाहिए, obvious होना चाहिए और reader उसको easily जो है accept कर पाए, ऐसा होना चाहिए। So in the given story, all of the above points have been catered to making it an interesting read। और जो अभी हमने जो स्टोरी पढ़ी इसमें ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा गया है, so that it can become a very interesting read। Now the next question, how were Holmes' methods different from Mr. Lestrade's? Give examples from the story। अब Holmes और Mr. Lestrade इन दोनों का तरीका बहुत अलग था, obviously। क्या डिफरेंस था? सबसे पहले Mr. Lestrade doesn't try to find the reason behind the occurrence of something that he doesn't try to connect dots। मिस्टर लेस्ट्रेड के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी चीज के होने का पीछे क्या रीजन हो सकता है, एक तो वो नहीं ढूंढते थे, प्लस डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते थे। उनके हिसाब से जो सामने है वही बस ऑब्वियस है। He gives up on the case too easily and focus on what is visible to the naked eye। वो बहुत जल्दी केस से गिव अप कर देते थे और वो सिर्फ उसी चीज को देखते थे जो आपको दिख रहा है, which is visible to the naked eye। लेकिन he never tried कि to understand कि ये क्यों हुआ होगा या थोड़ा और इसके बारे में पता लगाया जाए। Whereas Mr. Holmes have greater powers of observation and superior mind। Mr. Holmes का जो observation power था वो extremely what should I say commendable था। उनका mind superior power वाला था। He connects the dots and try to find the reason behind every occurrence। वो हर चीज के पीछे होने का रीजन ढूंढते थे और वो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। He has exceptional observing skills। उनकी observing skills exceptional थी। Clear with the answer? Yay! Here we are done with all the question answers, but yes, the chapter is not yet over because we are still left with the grammar, vocabulary and writing sections, which I will start in our next video. So make sure that you are with me in that video as well. Thanks for watching this and I hope you understood everything. In case of any doubts, please write it in the comment section and I'll help you with that. Also, as I told you that it is very easy to find out all our videos on our website. I'll just take you through how you have to do it. Address bar mein you have to only write magnetbrains.com. The moment you do that, this is our home screen that appears. Here you will have all the top courses like class 1 se leke class 12 tak, all the subjects are catered already. So you can just go click on the class you wish to study. So suppose you wish to study this particular subject, then you will go to class 8. Yahan pe you will go to this engaging English. Okay, so English maybe we have covered a lot of books, so you will go to engaging English, then you will select the particular chapter that you wish to study और आपका chapter start हो जाएगा. That's it. So here we are done. Thank you so much once again for being with me. Do not forget to like, subscribe and share and take care. Bye.